नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा aryavartindianation.com से। दोस्तों, विगत दिनों बिहार विधानसभा परिसर में दो विधायक आपस में टकरा गए, भिड़ंत हो गया। दो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के हैं, स्वाभाविक है, विचारधारा अलग होंगी, लेकिन दोनों का इस कदर टकराना और गाली गलौज पे उतर जाना, ये एक चयनित जनप्रतिनिधि के लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करेंगे, समाज के प्रत्येक पहलू में जब गिरावट है, फिर आखिर वो सभी तो समाज के ही हैं, गिरावट होना ही है। ये नहीं जानते कि सारे लोग, सारा देश, सारा विश्व उन्हें टेलीविज़न पे देखेगा, अखबार में पढ़ेगा, तो उनकी क्या छवि बनेगी। लेकिन दूसरे ही दिन देखते हैं कि दोनों का होली मिलन भी हो गया, गले भी मिल लिए। एक दो और नेता उसमें दिखाई दिए। इस बात को लेके मुझे, जब चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री थे, उस जमाने की एक घटना याद आ गई। देवीलाल के साथ एक हमारे मित्र रहते थे। एक दिन चंद्रशेखर जी और देवीलाल दोनों साथ में थे, तो चंद्रशेखर साहब ने देवीलाल से कहा कि कल आप संसद में कुछ इस कदर बोलेंगे। देवीलाल का चंद्रशेखर जी बहुत इज्जत करते थे और देवीलाल भी चंद्रशेखर का उतना ही इज्जत करते थे। आपसी जो तालमेल है उत्कर्ष पे था। तो ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन संसद में देवीलाल साहब कुछ बोल दिए जो उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, पोस्ट के हिसाब से, लेकिन बोल दिया। अखबार में, टेलीविज़न में, दूरदर्शन, इधर उधर जितना था, जितने भी उस समय मीडिया में जो साधन था उसमें छप गया। आज की तरह तो नहीं कि गली गली कुकुरमुत्तों की तरह मीडिया पनप रहा है, और इंटरनेट में तो आप देख ही लिए हैं कि क्या होता है कि हर एक स्मार्टफोन धारक अपने आप को रिपोर्टर और हर एक स्मार्टफोन धारक अपने आप को कैमरामैन समझता है। खैर, बिहार विधानसभा की घटना भी कुछ उसी कदर मुझे महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि अगर 12 घंटा पहले ये घटना हुई और 12 घंटे बाद दोनों का होली मिलन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण राज्य के लोगों को, प्रतिनिधियों को, मतदाताओं को वो, अब ये नहीं मैं बोलूँगा कि बेवकूफ़ बनाए, लेकिन जो भी किए ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलत है, सही है, नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक गलत इम्प्रेशन जाता है समाज में उन नेताओं के प्रति। सभी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो घर में लोग क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे, उनके समाज के जो पड़ोसी हैं वो क्या कहेंगे। लेकिन खैर, उससे भी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो शायद आपको मालूम है हो या नहीं हो। अगर मालूम है और इस चीज़ पे आप दबे रह गए तो ये भी दुर्भाग्य है। कल जो अहिल्याबाई का एक सीरियल आता है, उस सीरियल में विधवा विवाह के बारे में जिक्र था। शास्त्रार्थ के दौरान में जो विद्वान व्यक्ति थे वो विभिन्न ग्रंथों को कोट किए कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, परंतु अहिल्याबाई अध्ययन के उपरांत उसी शास्त्रों में से, उन्हीं शास्त्रों में से, उन्हीं जो ग्रंथों में से कुछ तर्क लिखित निकालें जो इस बात का द्योतक था कि विधवा विवाह होने में कोई समाज को हानि नहीं है। मेरा मानना है कि यह परंपरा आज से नहीं
बहुत पहले से चली आ रही है कि हम समाज में उतनी ही बात बताते हैं जिससे हमें लाभ होता है। जो बताने के ओहदे पे हैं वो उतनी ही बात बताते हैं जिससे समाज को नहीं लेकिन एक वर्ग को लाभ हो। आज से 109 वर्ष पहले 2 पन्ने की कागज है मेरे पास, अभी कहानी लिखूंगा इसलिए वीडियो पे पहले बता रहा हूं। ये 2 पन्ने की कागज 1912 की है। लेखक हैं इसके दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। आज की पीढ़ी रामेश्वर सिंह को कितना जानता है नहीं जानता है मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि रामेश्वर सिंह के बाद कामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह के बाद की जो पीढ़ियां आई है वो अपने ही बारे में मिथिला क्या दरभंगा क्या अपने ही उन्हीं को लोग नहीं जानता है, तो जो पूर्वज है उनको कितना लोग पहचानता होगा। लेकिन आज भी जो 70, 80, 90, 100 साल के व्यक्ति हैं, आज भी जो इतिहासकार हैं, आज भी जो समाज के वो सभी लोग हैं जिन्होंने समाज में क्रांति लाने की बात की थी, क्रांति लाने के लिए उन्होंने मशक्कत किया था, या इस तरह की जितनी भी बातें हुई थी वो सभी लोग उन महाराजाओं को बिहार के या भारतवर्ष के उन तमाम महाराजाओं को जानते हैं। कुछ महाराजा अच्छे भी थे, कुछ महाराजा बुरे भी थे। इतिहास में आज भी दर्ज है कि कौन अच्छे थे, अंग्रेजों के शासनकाल में कौन अच्छे जिनकी भूमिका रही, अंग्रेजों के शासनकाल में जिनकी भूमिका खराब हुई। बहरहाल 1912 में रामेश्वर सिंह ने तत्कालीन वायसराय को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखा। दरभंगा महाराज का जो स्थान था भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आप जिस क्षेत्र में चले जाए, रामेश्वर सिंह का जो स्थान था वो स्थान भारतवर्ष में किसी अन्य राजाओं का नहीं था, किसी भी मामले में। आज की पीढ़ी में तो लेश मात्र भी नहीं है वो चीज़, ये मैं बहुत फक्र के साथ बोलता हूँ, दुखी मन से कि नहीं है। रामेश्वर सिंह ने जो चिट्ठी लिखा था उसमें उनकी जो इच्छा थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि एक तो बिहार का बंटवारा हो गया है, और बंटवारे के बाद में उन्होंने जो अहमियत दी जिस बात पे, उन्होंने कहा कि बिहार में जो 3 जाति के लोग हैं, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण, ये डोमिनेट करते हैं। इसके अलावे भी बिहार में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत तरह के लोग हैं, विभिन्न तबके के लोग हैं जो बिहार में रहते हैं। लेकिन भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण के अलावे जितनी जातियों के लोग हैं वे वेल डेवलप्ड नहीं है। मतलब समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए उनके मन में चिंता उस दिन थी। उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लोगों को नीचे से उठाकर मेन स्ट्रीम में समाज के विकास की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने के लिए यथासंभव हमसे जितना भी होगा मैं करूंगा। उन्हें सुरक्षित रखूंगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर एक रूप से मैं उन्हें सुरक्षित रखने का, सुरक्षित होने का पर्याप्त मौका नहीं, अवसर भी नहीं, उन्हें ही दूंगा कि आप आगे आए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। 3 जातियां बिहार में, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण का डोमिनेशन होने से ये जो जातियां हैं वो जातियां दबी रह रही थी। इसलिए उन्होंने इसको ऊपर ले जाने के लिए
जोर दिया। उनका यह भी कहना था कि चूंकि ये अशिक्षित हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं है, आर्थिक रूप से तंग है, इसलिए लेजिस्लेटिव में ऐसा नहीं कि भूमिहार राजपूत और जो ब्राह्मण बाबू हैं वो सिर्फ लेजिस्लेटिव में अपना स्थान बना ले, बल्कि इन लोगों को लेजिस्लेटिव में लाने के लिए संपूर्ण अवसर प्रदान किया जाए, वोटर लिस्ट बने, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इन्हें लाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि चूंकि जो समाज के सबल वर्ग है, सबल वर्ग में बस 3 जाति, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये तीनों लोग कभी इनकी बातों को आगे नहीं आने देंगे, इसलिए अखबार का मुद्रण, अखबार का प्रकाशन हो और अखबार के प्रकाशन में इनकी आवाज को, इनकी बात को, इनकी समस्याओं को, इनकी सारी चीजों को अखबार के माध्यम से लोगों तक, जो शासक हैं उन तक, जो प्रशासन में लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं अभी 2-4 घंटे के बाद मैं उस कहानी को चिट्ठी के साथ आपको पोस्ट करूंगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर अखबार निकले तो उस अखबार में बिहारी या बंगाली का प्रतिनिधित्व या उनकी देखरेख में एडिटोरियल बोर्ड जो बने, उसमें जो लीडरशिप हो वो बिहारी या बंगाली नहीं। वजह यह होगा कि अगर बिहारी या बंगाली, मतलब जो अपर कास्ट के लोग होंगे, वो अपर कास्ट के लोग सिर्फ अपना हित देखेंगे बनस्पति, कि इनके हित को उठाने के लिए, इनके हित को ऊपर ले जाने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए। ये बात 1912 की है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार विभाजन के बाद उस चिट्ठी के अनुसार में, जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इस वर्ग के पास में क्या नहीं है, इस वर्ग के पास में क्या नहीं है। बिहार की जो भूमि है, बिहार में जो खेती है, उसका 90% इन्हीं लोगों के हाथ में। ये चाहे तो बिहार की जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति है उसको ऐसे घुमा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि बड़े बड़े लोग जमीन पकड़ लेंगे, परंतु ये शिक्षित नहीं है, इन्हें विकास का अवसर नहीं है, इन्हें पढ़ने का साधन नहीं है, इनके बच्चे को आगे जाने का अवसर नहीं है, तो धीरे धीरे ये समाज में दबे कुचले हो गए और कुचले होने के बाद धीरे धीरे ये पिछड़ते चले जाएंगे। और पिछड़ने में ये 3 जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये इन्हें दबाते चले जाएंगे। ये 1912 की बात है। 1930 में उनके पुत्र कामेश्वर सिंह अखबार निकाले, इंडियन नेशन। 18 साल बाद, 1912 की बात है, तो 1930 में इंडियन नेशन का स्थापना हुआ, अंग्रेजी अखबार। 10 वर्ष बाद आर्यावर्त का प्रकाशन हुआ, 46। रामेश्वर सिंह की मृत्यु 1929 में होती है। 1929 के बाद कामेश्वर सिंह राजा बनते हैं। कुछ दिन बाद जो भी उनका अलंकरण ये सब है हो गया। और आर्यावर्त इंडियन नेशन के 1930-40 के बाद 70-80 के आते आते 40-45 साल बीतने के बाद ही अखबार रसातल की ओर अग्रसर होते जाता है और अंत में 2000 आते आते
मतलब कुल वो अखबार 40 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सका। लेकिन 1912 की बात को अगर 2019 या 2021 में हम आंकते हैं तो वो बात जिसका उन्हें भय था और जिस भय को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये सब बातें किए थे, वो भय बरकरार रहा। और आज समाज में आप आंक लीजिए कि ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत के अलावे बिहार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भौतिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें उन दबे कुचले, उन पिछड़े लोगों की क्या स्थिति है। 1912 में जो व्यक्ति, जो वर्ग बिहार की 90% भूमि का मालिक था, उसके पास आज जोतने के लिए खेत नहीं है, फिर उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, तो फिर हम किस व्यवस्था की और किस परिवर्तन की बात करते हैं। दरभंगा जो रामेश्वर सिंह साहब ने कहा था महाराजा ने, उसके बाद कामेश्वर सिंह भी बहुत सारी बातें को आगे ले गए, अपने पिता की बातों को। कामेश्वर सिंह की मृत्यु 1962 में हो गई। पिछले 59 साल में दरभंगा राज का, दरभंगा का क्या हुआ वो दरभंगा के लोग अधिक जानते हैं, बिहार के लोग अधिक जानते हैं। लेकिन आज भी, ये मेरा मानना है, आज भी दरभंगा राज की इतनी शक्ति है कि वो समाज के उस वर्ग को उठाकर मुख्य धारा में जोड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है क्योंकि जब तक जो अर्थ की बात है वो अर्थ उसके पास है, उसके पास वो सभी साधन हैं जो आज आगे बढ़ने के लिए किसी भी वर्ग को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी समुदाय को जरूरत है। वो सारी चीजें आज भी उपलब्ध है। उपलब्ध सिर्फ विल पावर नहीं है, उपलब्ध है कि चतुर्दिक, चारों तरफ चापलूस, चाटुकार भरे पड़े। संभव है रामेश्वर सिंह, महाराजा रामेश्वर सिंह के समय या उनके बड़े भाई लक्ष्मेश्वर सिंह के समय या रामेश्वर सिंह के पिता कामेश्वर सिंह के समय भी चापलूस लोग होंगे ऑब्वियसली। लेकिन समाज का निर्माण या समाज के विकास में उन लोगों की भूमिका, भारतवर्ष में जब भी शिक्षण की बात होगी, शिक्षण संस्थाओं की बात होगी, शिक्षा के विकास के बारे में बात होगी, रामेश्वर सिंह और कामेश्वर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जा सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ? आज उस परिवार में के लोगों को कोई नहीं जानता है। ये दुखद है, यह बहुत दुखद है। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है कि देश में जो अन्य राजा महाराजा जितने भी लोग थे, उनका परिवार, उनके वंशज आज भी हैं, सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से, सिवाय मिथिला के। मिथिला के राजा के लोग इतने ज़्यादा सुस्त हो गए हैं कि सभी सुतल छी ब्याह हुई है, मैंने सोए हुए हैं और शादी हो रही है, इस बात में अधिक विश्वास करते हैं। नमस्कार।